नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी जो वैकेंसी आया जिसका पेपर मार्च में होने वाला है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ स्टेट साइकोलॉजी का पेपर भी आपका बीपीएससी का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद होने वाला है। तो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस तरह से आपका तैयारी करवा रहा हूँ कि ये दोनों आपको कवर हो जाए। अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो आपका निश्चित ही क्या है बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगा। तो इसी कड़ी में 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और इस क्लास में हम बात करेंगे फील्ड ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का क्षेत्र, आप इसे कह लीजिए, मनोविज्ञान के ब्रांच कह लीजिए, मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र कह लीजिए, इसके बारे में बात करेंगे। और एक नया परिप्रेक्ष्य जो है इस समय वर्तमान मनोविज्ञान में उभरता आ रहा है, जिसे हम कहेंगे सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की उपक्षेत्र, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में बात करें तो आज ऐसा कोई एरिया नहीं रहा जहां मनोविज्ञान की पहुंच न हो, मनोविज्ञान पढ़ने वाले लोगों की पहुंच नहीं हो। आपके दिमाग में जो भी एरिया आता है, आप उस एरिया का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उससे संबंधित साइकोलॉजी कौन सा है, मनोविज्ञान में उससे संबंधित शाखा कौन है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैं आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में या क्षेत्र के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबा है। लगभग वर्तमान समय में 55-56 से अधिक क्या है इसके क्षेत्र हैं, यानी कि शाखाएं हैं, और उपक्षेत्र भी इसका 25-30 हो गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज की क्लास में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अगर ये आप यूजी के स्टूडेंट हो, पीजी के स्टूडेंट हो, या आप नेट की तैयारी करने वाले हैं, पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, सभी के लिए क्या है ये कॉमन क्लास हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान का क्षेत्र से मतलब तात्पर्य है कि मनोविज्ञान का अध्ययन किस किस एरिया में किया जाता है, उससे जिस मनोविज्ञान का अध्ययन जिस एरिया में किया जाता है उससे संबंधित एक ब्रांच बन गया है मनोविज्ञान में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सामान्य मनोविज्ञान यानी कि जनरल साइकोलॉजी से। देखिए, जिस तरह से आप कोई भी नया विषय पढ़ते हैं तो पहले विषय के से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, उसके बारे में क्या है आप एक परिचयात्मक व्याख्यान जानना चाहते हैं, मतलब परिचयात्मक अर्थ जानना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह से सामान्य मनोविज्ञान का एक फाउंडेशन है, क्योंकि आगे आप मनोविज्ञान में जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं उसके लिए सामान्य मनोविज्ञान क्या है उसका इंट्रोडक्शन आपको बता देता है, या उसके बारे में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो सामान्य मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनका क्या है इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें पूरा बताया जाता है। अब हम दूसरे पे आते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसको हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। और इसी से संबंधित एक और हो गया है चाइल्ड साइकोलॉजी, एक और ब्रांच है जिसको बाल मनोविज्ञान, बाल विकास कहते हैं। और वर्तमान में विकासात्मक मनोविज्ञान का नाम हो गया है, क्या हो गया, लाइफ स्पैन ह्यूमन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्ति जब माँ के गर्भ में रहता है तब से लेकर जब तक वो कब्र पे नहीं जाते, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, उसके बीच में होने वाले शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी कहाँ दी रहती है, विकासात्मक मनोविज्ञान में। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरा समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान क्या होता है, समाज मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्ति समाज में किस तरह से व्यवहार करता है और समाज व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करता है, इन दोनों का अध्ययन, या इन दोनों को हम क्या है मनोविज्ञान के चश्मे से देखते हैं। इसी को हम सामाजिक मनोविज्ञान या सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। चौथा बात आता है
असामान्य मनोविज्ञान, देखिए पहले इसको मनोविकृति विज्ञान यानी कि साइकोपैथोलॉजी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका नाम एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है? ये मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक रोगों से संबंधित हर चीज़ के बारे में व्याख्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि असामान्य मनोविज्ञान में व्यक्ति की असमान व्यवहार क्यों करता है, क्या कारण है, असमान व्यवहार से संबंधित कौन कौन से मानसिक रोग हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल कहाँ दिया रहता है? असामान्य मनोविज्ञान इसके लिए एक शाखा बना दिया। यानी पागलों का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान में एक ब्रांच बना दिया गया, असामान्य मनोविज्ञान। पांचवा हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निशन में हमेशा तीन चीज आता है, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी। यह किस तरह से व्यक्ति का प्रभावित होता है या किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल जहां प्रदान की जाती है उसे हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान बोलते हैं। छठवां आ गया व्यक्तित्व मनोविज्ञान, जिसको हम पर्सनालिटी साइकोलॉजी बोलते हैं। तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों के बारे में गहन रूप से अध्ययन किया जाता है और इसमें इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास किस ढंग से कर सकता है। ठीक है, अब आ गया शिक्षा से संबंधित शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण ब्रांच है जिसमें शिक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में अच्छे से व्याख्या किया रहता है। मतलब कि व्यक्ति कैसे शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का यूज कर अपने शिक्षण और शिक्षणोत्तर कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक टीचर को या एक व्यवस्थापकों को या एक प्रबंधक को या शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना मनोविज्ञान की जानकारी के वो अपने चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक, दैहिक मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया है न्यूरोसाइकोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या है न्यूरोसाइकोलॉजी में? मतलब कि मस्तिष्क, न्यूरॉन्स, सुषुम्ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, उसके बाद जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये सब कैसे वर्क करते हैं और ये सब कैसे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं व्यवहार को, इन सब का अध्ययन भी कहाँ किया जाता है? दैहिक मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, ये मतलब व्यक्ति के जो शारीरिक अंग हैं या शारीरिक चीज़ें हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल जिस मनोविज्ञान के शाखा में किया जाता है उसको हम दैहिक मनोविज्ञान बोलते हैं। नौवां है नैदानिक मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त एवं प्रमुख शाखा है। जिस प्रकार से मेडिकल में व्यक्ति में MBBS करता है करके वो क्या है डॉक्टर बनता है हॉस्पिटलों में, इस प्रकार से अगर मनोविज्ञान में आपको कोई डिग्री लेकर डॉक्टर आप बन सकते हैं तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी से मास्टर्स कर लीजिए, उसके बाद एक कोर्स आता है करके आप क्या है मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकते हैं। तो नैदानिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो मानसिक रोगी होते हैं उनकी समस्याओं को समझकर उनका निदान डायग्नोसिस करते हैं। 10वां है परामर्श मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति, इसमें एक परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को समझकर उसे स्वयं सुलझाने की योग्य उसे बनाता है, इसी को हम परामर्श मनोविज्ञान बोलते हैं। परामर्श कई क्षेत्रों में किया जाता है, पर्सनल काउंसलिंग होता है, ग्रुप काउंसलिंग होता है, ठीक है, इंडिविजुअल अलग अलग होता है। अब एक है औद्योगिक मनोविज्ञान, इसी में एक और रहता है औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान। मतलब जो उद्योग और संगठन में जो भी दिक्कत समस्याएं होती है उसको सुलझाने के लिए या उसके बारे में कंप्लीट रूप से अध्ययन करने जो करता है मनोविज्ञान शाखा उसे हम औद्योगिक मनोविज्ञान कहते हैं। 12वां हमने लिया क्राइम साइकोलॉजी यानी कि क्राइम मनोविज्ञान। क्राइम्स जो होते हैं बड़े बड़े उसको अच्छे से समझने के लिए उसका रिक्रिएशन करने के लिए एक क्राइम साइकोलॉजिस्ट होता है। वो जो अपराधी होता है या अपराधी को ढूंढने में बहुत काफ़ी मदद करता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है उसे हम क्राइम साइकोलॉजी कहते हैं। आगे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है ये जो मुख्य ब्रांचेस थे मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं एक जो है
आप देखेंगे बीपीएससी का सिलेबस तो उसमें दिया है मनोविज्ञान के उपक्षेत्र, सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, या आप इसे कह सकते हैं मनोविज्ञान के नए उभरते क्षेत्र। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। पर्यावरणीय मनोविज्ञान, पर्यावरण का व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इन दोनों का अध्ययन जिस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे हम पर्यावरणीय मनोविज्ञान, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, हेल्थ साइकोलॉजी, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का असर व्यक्ति पे क्या पड़ता है और ये व्यक्ति के व्यवहार को किस तरह प्रभावित करता है और इसे मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से उन्नत किया जा सकता है, इन सभी का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है मनोविज्ञान की शाखा में उसे हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान बोलते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी। सुधारात्मक मनोविज्ञान, करेक्शनल साइकोलॉजी, व्यक्ति के व्यवहार को, जो व्यक्ति के व्यवहार विकृत हो गया है उसको सुधारने के लिए जहाँ तमाम टेक्निक्स एवं थियरियों का गठन किया गया जाता है या उनके बारे में अध्ययन करा जाता है उसे हम करेक्शनल साइकोलॉजी या सुधारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। वैदिक मनोविज्ञान, एरोस्पेस साइकोलॉजी, एरोस्पेस साइकोलॉजी मतलब स्पेस से जुड़े चीज़ों का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझना। जैसे कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में रह के आ रहा है तो उसके शरीर, उसका मनोस्थिति क्या चेंज हो रहा है, हर चीज़ के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान की शाखा में उसे हम एरोस्पेस साइकोलॉजी कहते हैं। न्यायिक मनोविज्ञान, फॉरेंसिक साइकोलॉजी मतलब फॉरेंसिक से जुड़ी चीज़ों का बारे में अध्ययन अध्यापन जहाँ कराया जाता है उसे हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी। क्रीड़ा का मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ों के बारे में। देखिए जो स्पोर्ट्स होता है ना तो वो सब भी क्या है, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अपने पास रखते हैं जो उनके हर गतिविधियों, शारीरिक मानसिक गतिविधियों, व्यवहारात्मक गतिविधियों का अवलोकन करते हैं और फिर उसमें क्या है वो जो भी इम्प्रूवमेंट करना होता है इम्प्रूवमेंट करते हैं, साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस करते हैं इत्यादि। राजनीतिक मनोविज्ञान भी आ गया, उभरता क्षेत्र, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी हर जहाँ प्रवेश कर गया है। अब पॉलिटिक्स में भी बताएगा क्योंकि पॉलिटिक्स में तो सबसे बड़ा एक खेल यही होता है, जनता का भाव समझिए, राजनीति का भाव समझिए, ये दोनों जो समझ गया वो क्या है, जादूगर हो जाता है, वो सिकंदर हो जाता है। तो राजनीतिक मनोविज्ञान आ गया। महिलाओं का मनोविज्ञान लीजिए, सबसे बड़ा ये क्षेत्र है महिलाओं का मनोविज्ञान। महिलाओं पे खासकर स्टडी करने के लिए उनका व्यवहार कैसे बदलता है, उनका व्यवहार किस तरह से प्रभावित होता है, तमाम चीज़ों का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा में किया जाता है तो महिलाओं को मनोविज्ञान कहते हैं। आर्थिक मनोविज्ञान, आर्थिक चीज़ों से जुड़ी गतिविधियों का अध्ययन जिस मनोविज्ञान के शाखा में किया जाता है उसको आर्थिक मनोविज्ञान, यानी कि आर्थिक चीज़ों का प्रभाव व्यक्ति पर क्या पड़ता है, उसके परिवार पे क्या पड़ता है, वो जहाँ रह रहा है उसके पास पड़ोस समाज पे क्या पड़ता, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे आर्थिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान ये मुख्य रूप से व्यक्ति के व्यवहार पर फोकस करता है और व्यवहार का अवलोकन करके जो व्यवहारात्मक समस्या होती है उससे दूर करने का प्रयास करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसके अंदर व्यक्ति सकारात्मक मनोविज्ञान ये मानता है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ होती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, कुछ कुछ अच्छाइयाँ होती है। तो हमें कमियों पर फोकस नहीं करना है, अच्छाइयाँ जो है उसे इम्प्रूवमेंट आप कीजिए, ऑटोमेटिक कमियाँ क्या है दूर हो जाएंगी। तो इसी को हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। एक है कम्युनिटी साइकोलॉजी, सामुदायिक मनोविज्ञान, उसके अंतर्गत समुदाय का को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, समुदाय का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है जिस समुदाय में वो रहता है, इत्यादि सभी चीज़ का अध्ययन जिस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको सामुदायिक मनोविज्ञान किया जाता है, सामुदायिक मनोविज्ञान कहा जाता है। तो मुख्य जो फील्ड और सब फील्ड थे आज की क्लास में उसको आपको डिटेल में बताया। तो इसी तरह की क्लास आपको आगे मिलती रहेंगी और आगे भी आपको मिलती रहे तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको क्या है टाइमली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।